हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एडवोकेट श्रुति शर्मा एंड यू आर वाचिंग लीगल नॉलेज। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिस शब्द से आप बहुत ज़्यादा परिचित हैं, और वो है दहेज। दहेज शब्द अरबी भाषा के जहेज शब्द से आता है, जिसका मतलब होता है स्त्री धन। दहेज शुरुआत में माता पिता की तरफ से अपनी बेटी को शादी में अपने प्यार और आशीर्वाद के साथ दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसने एक कुप्रथा का रूप ले लिया और दहेज अब स्त्री के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में बाधा बन चुके हैं। और दहेज के कारण बाल विवाह और शिक्षा में रुकावट, भ्रूण हत्याएं जैसे जघन्य अपराध सामने आते हैं। शादियों में दुल्हन के परिवार वालों पर दहेज देने का दबाव बनाया जाता है, और इस कुप्रथा को रोकने के लिए सबसे पहले लाया गया डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, और ये लागू हुआ 1 जुलाई 1961 से, जिसमें ये था कि दहेज मांगना, दहेज देना, दहेज लेना ये सब दंडनीय अपराध हो गए थे। इन दहेज को प्रोहिबिट किया जाना इसका ऑब्जेक्ट था, और दहेज से रिलेटेड जो भी विज्ञापन थे वो भी पनिशेबल बना दिए गए। लेकिन ये एक्ट जो था वो अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया, और लगातार दहेज हत्या के मामले बढ़ रहे थे, और तब क्रिमिनल अमेंडमेंट किया गया। इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 304B ऐड किया गया, जो कि डावरी डेथ को पनिशेबल बनाता है। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि मुस्लिम विवाह में जो मेहर दिया जाता है उसे दहेज नहीं माना गया है, और जो शादी के खर्च होते हैं उनको भी दहेज में काउंट नहीं किया जाता है। और इस एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी नहीं है, मतलब 1961 से पहले के जो भी दहेज के मामले हैं उन पर ये एक्ट लागू नहीं होता है। अब हम देखते हैं आईपीसी की सेक्शन 304B दहेज मृत्यु। ये कहती हैं कि जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है, या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है, और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। इसमें देखिए 3 बातें हैं, या तो किसी स्त्री की मृत्यु जलने से, या फिर शारीरिक क्षति के कारण, या फिर अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस में हुई हो। लेकिन ये तीनों ही चीज़ें 7 वर्ष के भीतर होनी आवश्यक हैं, तभी सेक्शन 304B एप्लीकेबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसी धारा के 2nd क्लोज में इसका पनिशमेंट भी बताया हुआ है कि उसे ऐसा कारावास दिया जाएगा जो 7 वर्ष से कम नहीं होगा और आजीवन कारावास तक हो सकता है। उसे इस प्रकार के दंड से दंडित किया जाएगा। इस धारा में दहेज शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसमें उपधारा के साथ एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है, जिसके अनुसार ये कहता है कि दहेज का वही अर्थ है जो डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की सेक्शन 2 में दहेज का अर्थ बता रखा है। और इस धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ है कि विवाह में एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को विवाह के प्रतिफल के रूप में विवाह के किसी पक्ष को या अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दी गई हो या जिसके दिए जाने का करार किया गया हो। इसी से संबंधित एक अन्य उपबंध भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 498A में भी बताया हुआ है, जिसमें क्रूरता को परिभाषित किया गया है। क्रूरता भी 2 प्रकार से हो सकती है, या तो शारीरिक या फिर मानसिक। शारीरिक, जिससे मृतक स्त्री के शरीर पर चोटों के निशान मिलते हैं या फिर उसे शारीरिक क्षति कारित की जाती हैं, वो हो गई शारीरिक क्रूरता। और मानसिक क्रूरता वो होती है जिससे ऐसा बिहेवियर उसके साथ किया जाता है पति या उसके किसी नातेदार द्वारा, जो कि उसे या तो आत्महत्या के लिए प्रेरित करे या आत्महत्या करने पर उसे मजबूर कर दे, या स्त्री से या स्त्री के परिवार वालों से कोई मूल्यवान प्रतिभूति या कैश या कोई इस टाइप का कोई गिफ्ट उसकी डिमांड की जाती है, उसके लिए उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाता है। आईपीसी की सेक्शन 304B और इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 113B ये दोनों एक ही टाइम पर इंसर्ट किए गए थे 19 नवंबर 1986 को। एविडेंस एक्ट की इस धारा में ये कहा जाता है कि इसमें कोर्ट ये प्रिज्यूम करता है कि डावरी की डिमांड को लेकर डेथ हुई है, क्योंकि हर एक केस में हमेशा जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन पर होता है, जो आरोप लगाता है उसी को साबित करना होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि वधू पक्ष द्वारा यदि वर पक्ष पर कोई आरोप लगाया जाता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी पर होगा। उसे ये साबित करना होगा कि उसने डावरी की डिमांड के लिए ऐसा कुछ नहीं किया है। एंड द ऑफेंस अंडर सेक्शन 304B इज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल एंड ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। एनसीआरबी के एक डेटा के मुताबिक
ईयर 2017 में 7,000 से भी ज़्यादा मामले डाउरी डेथ के रिकॉर्ड किए गए थे। दहेज के लिए हत्या कर देना हमारे समाज की एक बहुत ही भयंकर समस्या बन चुकी है, जिसे जड़ से खत्म करने की आवश्यकता है। पहले आयशा डाउरी डेथ का केस एंड हाल ही में केरल में दहेज प्रताड़ना को लेकर आत्महत्या करने वाली 24 साल की लड़की विस्मया का मामला अभी सुर्खियों में है। महिलाओं को अपने दायित्वों से ज़्यादा अपने अधिकारों को जानने की आवश्यकता है। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।